हेलो स्टूडेंट्स, श्योर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको सी टेट, यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, सुपर टेट प्राइमरी जूनियर की तैयारी के लिए वीडियो मिलेंगे। आज मैं आपके साथ साइंस का एक टॉपिक मैटर डिस्कस करूंगी। ये एक छोटा सा वीडियो है और वीडियो के आखिर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, जो आप तभी हल कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे फर्नीचर, वस्त्र, भोजन आदि। ये जो हमारे फर्नीचर है ये लकड़ी, प्लास्टिक आदि का, वस्त्र फाइबर्स से और भोज्य पदार्थ सब्जियां, अनाज, दालें आदि से मिलकर के बने होते हैं। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ या मैटर कहते हैं। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान यानी कि मास। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहते हैं। ये पंचतत्व हैं वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल तथा आकाश। तो सभी वस्तुएं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव, इन्हीं पंचतत्वों से बनी हुई होती हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार से विभाजित किया है। पहला भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो आज हम पदार्थों के भौतिक स्वरूप के विषय में बात करेंगे। आज हमें पदार्थों के भौतिक गुणों के आधार पर उनके वर्गीकरण को पढ़ना है। तो पहले हम पदार्थों के भौतिक स्वरूप को जान लेते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतरा अणुक स्थान भी कहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है और ये गतिज ऊर्जा जो है वो उनकी गति के कारण होती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है और साथ ही साथ उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है और इस आकर्षण बल के आधार पर ही पदार्थों को ठोस, द्रव और गैसों में विभाजित किया गया है। अब हम एक पदार्थों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण, जिसको कि हम विसरण कहते हैं, उसके विषय में जान लेते हैं कि विसरण या डिफ्यूज़न क्या होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। विसरण की एक विशेषता ये भी है कि ये अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी कि जिधर पदार्थों का कंसंट्रेशन या घनत्व ज़्यादा होगा उससे कम घनत्व की तरफ जो है वो कणों का मूवमेंट होता है। उदाहरण के लिए जल से भरा हुआ एक बीकर लें और उसमें इंक या स्याही की 2 या 3 बूंदें डालिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो इंक है वो पूरे पानी को धीरे धीरे करके जो है वो रंगीन कर देती है। जिस भी रंग की इंक है, लाल है तो लाल या नीली है तो नीली, वो धीरे धीरे जो है वो पूरे पदार्थ में, पूरे पानी में वो फैल जाती है। तो यही जो है वो विसरण कहलाता है। आइए अब पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में जान लेते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले ठोस के विषय में जान लेते हैं। ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट तो सकते हैं परंतु इनका आकार नहीं बदलता। ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसी कारण इनमें जो है वो आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। द्रव के बारे में जानते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव का आकार
निश्चित नहीं होता, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है। इनकी विशेषता ये भी है कि ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जो द्रव होते हैं इनके कणों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतराणु स्थान है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि इसके कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और इस कारण कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस क्या होती है कि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसमें ठोस और द्रव की तुलना में कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है। इसी गुण के कारण गैस के अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में भरा जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। गैसों में अन्य गैसों का विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। इसके कणों के बीच में अंतराणुक स्थान या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत अधिक होता है और इसी कारण इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। अब हमारे मन में ये विचार उठता है कि क्या पदार्थों का अवस्था परिवर्तन संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, पदार्थों की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि हम सब दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं पानी का, तो पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। बर्फ़ पानी की ठोस अवस्था है, पानी लिक्विड जो होता है वो द्रव अवस्था है और जलवाष्प जो होती है वो पानी की गैस अवस्था है। तो अब हम देखते हैं कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थों के अवस्था परिवर्तन पर। तो इस श्रृंखला में हम सबसे पहले गलनांक को जानते हैं कि गलनांक क्या होता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 273.15 डिग्री केल्विन है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। गलने की प्रयोग प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा देने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा के विषय में जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी गई है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब क्वथनांक के बारे में जान लेते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 डिग्री केल्विन होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो केल्विन टेम्परेचर है या सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इनको एक दूसरे में चेंज कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, कैपिटल T इजिकल टू स्मॉल t प्लस 273। कैपिटल T यहाँ पर डिग्री केल्विन है जिसको कि हम परमताप भी कहते हैं और स्मॉल t यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में है, सेल्सियस पैमाने पर ये टेम्परेचर है। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैं कवर करना चाहूँगी जिसको कि हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने पर ये ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और फिर वापस ठोस में बदल जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण या फिर डिपोजिशन कहा जाता है और इसका उदाहरण कपूर या फिर नेप्थलीन बॉल्स हैं। वाष्पीकरण क्या होता है?
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाष्पीकरण को कवर कर लेते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। तो देख लेते हैं कि इन सब फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण की दर पर। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। इसको हम एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ कपड़े धोते हैं और सुखाते हैं, तो आपने कभी गौर किया है कि हम कपड़ों को धो करके ऐसे ही निचोड़ के क्यों नहीं रख देते? वो अपने आप सूख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, निचोड़ते हैं और फिर उसके बाद उनको फैला देते हैं। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाए, और फैलाने से कपड़े की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज़ हो जाती है, और इससे हमारे कपड़े जो है वो जल्दी से सूख जाते हैं। दूसरा फैक्टर है तापमान। तो तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है, जैसे तेज़ धूप में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु की आर्द्रता, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण की दर पर? आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो जाती है, वाष्पीकरण की गति धीमी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वातावरण में जो नमी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसी कारण से जो है वो वाष्पीकरण की गति जो है वो धीमी हो जाती है। वायु की गति का क्या प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण की दर पर? तो वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, तेज़ हवा में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। अब यहाँ पर हम दाब परिवर्तन का प्रभाव भी देख लेते हैं कि दाब परिवर्तन का अवस्था परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं उसके घटक कणों के बीच की दूरी के अंतर होने के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी सिलेंडर में भरी गैस को अगर दाब लगाकर कंप्रेस किया जाए तो उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने मैटर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ऑप्शन है नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 ठोस और द्रव दोनों, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठोस और द्रव दोनों, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल ठोस में बदलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 2, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 3, अंतर आणविक आकर्षण बल अधिकतम होता है किसमें? पहला ऑप्शन है तरल पदार्थ, ऑप्शन नंबर 2 है ठोस पदार्थ, ऑप्शन नंबर 3 है गैस, और ऑप्शन नंबर 4 है प्लाज्मा कण। तो हमने देखा था कि अंतर आणविक आकर्षण बल अधिकतम जो है वो ठोस पदार्थों में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 4 है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। ऑप्शन है नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस और नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम पढ़ चुके हैं
कि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 5 है, गैसों को द्रवीभूत किया जाता है। नंबर 1 उच्च दाब उच्च तापमान, नंबर 2 उच्च दाब कम तापमान, नंबर 3 कम दाब उच्च तापमान, नंबर 4 कम दाब कम तापमान। तो हम पढ़ चुके हैं कि गैसों को द्रवीभूत अगर हमें करना है तो हमें उच्च दाब और कम तापमान पर करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 6 है, पदार्थ की किस अवस्था की कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है? ऑप्शन नंबर 1 ठोस, ऑप्शन नंबर 2 द्रव, ऑप्शन नंबर 3 गैस, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो हम पढ़ चुके हैं कि गैसों की कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक होती है, इसी कारण गैसों को सिलेंडर में भरा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, जल का क्वथनांक होता है कितना? ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 8 है, ग्रीष्म काल में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 परासरण, ऑप्शन नंबर 2 विसरण, ऑप्शन नंबर 3 वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 4 वाष्पीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वाष्पीकरण सही होगा। मिट्टी के घड़े में रखा पानी वाष्पीकरण के कारण जो है वो ठंडा हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, 298 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 2 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 3 है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 4 है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कैपिटल T इजिकल टू स्मॉल t प्लस 273, उसमें मान रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 डिग्री C। तो 298 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस पैमाने पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आपकी सहायता के लिए हमने यहाँ पर उत्तरमाला भी दी है, आप इससे अपने प्रश्नों के उत्तर टैली कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सहायता के लिए इस चैप्टर की PDF भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।